2, 3, come on. तो आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण। ठीक है, क्या होता है पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब हमारी संपत्तियां यानी कि असेट्स जब व्यवसाय शुरू करते हैं तो उस समय जिस रेट पे खरीदी होती है कुछ सालों बाद उनकी रेट में परिवर्तन हो जाता है। कुछ एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो कुछ एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है। तो जिनका वैल्यू बढ़ता है उससे हम मान सकते हैं कि हाँ हमें फ़ायदा हो गया, लेकिन जिनसे वैल्यू घट जाता है तो ये नहीं कह सकते कि उनसे नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने उनका यूज़ किया है। डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं उससे आप कमा भी तो रहे हैं। जैसे मशीनरी लाया और मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं तो मशीनरी की वैल्यू अगले साल डाउन हो जाती है, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से डाउन हो जाती है। तो क्यों हुआ ये डेप्रिसिएशन? क्योंकि उसमें घिसावट आ जाती है, उसकी रेट में फ्लक्चुएशन आ जाता है, या हो सकता है मार्केट में उसके लिए उसके सामान ही कोई नई मशीन आ जाती है कॉम्पिटिटर में जो अच्छी क्वालिटी देती है ना। तो उससे क्या होता है प्रोडक्शन बढ़ता है। पुराने वाली जो पुराने ट्रेंड पे चलती थी आज नई वाली मशीन नए ट्रेंड पे चलती है, उसकी वजह से भी ऑब्सोलेस्केंस आ जाते हैं, यानी अप्रचलन का काम हो जाता है। तो इन वजह से क्या होता है उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, लेकिन इनकी वजह से हम कमा लेते हैं, क्योंकि वो मशीन चलेगी तो प्रोडक्ट बनेंगे तो हम प्रॉफिट जोड़ करके बेच लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो संपत्तियाँ होती है कुछ जैसे बिल्डिंग्स होती है, लैंड होती है, तो जब ज़मीन हम खरीद के रखते हैं तो ज़मीन की वैल्यू क्या होती है रेगुलर बढ़ती रहती है। लेकिन एक बिल्डिंग होती है, क्या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती रहेगी? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है? नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू हमेशा घटती रहती है। जैसे आपने एक बिल्डिंग बना दी, सपोज आपने उसको 2-3 साल अच्छे से यूज़ कर लिया, कहने का मतलब आपने ऑफिस चला रहे हैं, फिर उसके बाद अगर मान लो सेल करके जाते हैं तो क्या वो बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी? हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। उसके अंदर फिर सामने वाला जब उसको परचेस करेगा तो क्या वो बिल्डिंग उसके अकॉर्डिंग होगी, जैसे उसको चाहिए कि वो चीज़ मॉडिफाई कर सकता है? इसके लिए उसको तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। या हो सकता है लेकिन ज़मीन की वैल्यू क्यों बढ़ती है? क्योंकि ज़मीन एकदम फ्रेश होती है, जिसको भी सेल आउट करते हैं वो पूरा अपने हिसाब से उसको डेवलप करता है, इसलिए ज़मीन की वैल्यू हमेशा जल्द बढ़ती है और बिल्डिंग की वैल्यू हमेशा कम होती रहती है, हर साल कम होती रहती है। जितना पुराना होता रहेगा बिल्डिंग का वैल्यू कम होगा, क्योंकि मानते हैं ना कोई बिल्डिंग 50 साल चलती है, कोई बिल्डिंग 100 साल चलती है, कोई 20 साल के अंदर ही गिर जाती है। तो कहने का मतलब जितना साल निकलता रहेगा उसकी वैल्यू उतनी डाउन होती रहती है। तो इन्हीं बेस पे अपना ये पार्टनरशिप के अंदर रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी का हम क्या करेंगे, रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशन करेंगे। तो असेट्स जितनी भी हैं उनका क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा, और लायबिलिटी जितनी होगी उनका रीअसेसमेंट होगा। ठीक है। अब सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर हमने व्यवसाय में कोई संपत्ति खरीद रखी है, ठीक है, कोई असेट्स है, अगर उसकी वैल्यू में वृद्धि हो जाती है, उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है, तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। भाई अगर मान लो आपके पास 1 लाख की ज़मीन है और उस 1 लाख की ज़मीन का अचानक से 1,20,000 रुपये वैल्यू किया, रीवैल्यू किया, तो क्या हो गया 1,20,000 हो गया। तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ? 1,20,000 का हुआ? कितने का हुआ? 20,000 का फ़ायदा हुआ। यही चीज़ हमें नोटिस करनी है कि 1 लाख से अगर असेट्स 1,20,000 तक जाती है तो हमें फ़ायदा कितना हो रहा है? 20,000 रुपये का। और सपोज़ यही चीज़ उल्टी हो जाए कि 1 लाख रुपए की एसेट्स है और उसका रीवैल्यू जब किया है 80,000 रुपये रीवैल्यू हो गया, तब कितने का लॉस हुआ? 20,000 रुपये का लॉस हो गया। हम ये नहीं कह सकते 80,000 रुपये का लॉस हो रहा है। 80,000 तो उसकी करंट वैल्यू है, 1,20,000 उसकी प्रेजेंट या करंट वैल्यू है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट हम कब देखेंगे? बुक वैल्यू से, जो एक्चुअल प्राइस थी उससे कंपेयर करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसी बेस पे हम जर्नल एंट्री बना के देखेंगे। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि जिस समय तुम्हें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो, चाहे वो असेट से हो या लायबिलिटी से हो, क्या हो? प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट की कंडीशन में रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में लिखना है। क्या करना है? किसको लिखना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो रिवैल्यूएशन को डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या करेंगे? डेबिट साइड में। कैसे? सपोज आपने कोई असेट्स खरीद रखी है और उनमें अगर पैसा बढ़ गया, फ़ायदा हो गया, तो अपन ने क्या देखा? फ़ायदा हुआ। अगर जो संपत्तियां हैं असेट्स यानी संपत्ति, और इनके मूल्य में क्या हुआ? वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, प्लस हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है, हमें फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा होता है तो हमने एक चीज़ याद रखी है कि रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखेंगे। फ़ायदे वाली हर कंडीशन में रिवैल्यूएशन क्या लिखेंगे?
क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? उन एसेट्स का, तो सन्ड्री एसेट्स। अगर बिल्डिंग से वृद्धि हुई है तो बिल्डिंग अकाउंट दिया, मशीनरी से हुई है तो मशीनरी अकाउंट दिया, तो बिल्डिंग या सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया, तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गया? और कितने अमाउंट से लिखना है? जो भी बीच में डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख से 1,20,000 हुआ तो 20,000 रुपये आप किस में लिखोगे? दोनों में 20-20 हज़ार रुपये लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अगर यही चीज़ जस्ट अपोजिट हो जाए कि डिक्रीज हो रही है, लेस हो रही है, तो एंट्री क्या करेंगे? वेरी गुड, क्या लिखेंगे? और उस कंडीशन में अपने को एक ही ध्यान रखना है कि अगर लॉस हो रहा है किसी भी कंडीशन में तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? ये प्रॉफिट की कंडीशन में थी, मतलब गेन हो रहा है अपने को, और ये लॉस की कंडीशन में है, लॉस हो रहा है अपने को, है ना? तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये 2 जर्नल एंट्री हुई। तीसरी कंडीशन आती है, आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। कौन सी एसेट्स हैं? अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है जो पहले से पुस्तकों में लिखी हुई नहीं है, जिसको अचानक पुस्तकों में लिखना पड़ जाए। क्या करना पड़ जाए? पुस्तकों में लिखना पड़ जाए। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है? जैसे मान लो आपके पास एक मशीनरी है, मान लो वो है 1 लाख रुपए की, ठीक है, जिस पर आपने हर साल 20-20 हज़ार रुपये डेप्रिसिएशन का लगाया। कितने साल? हर साल 20 हज़ार रुपये का डेप्रिसिएशन। तो 5वें साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 5वें साल उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब भी 6ठे या 7वें साल बाद आप जब क्या करेंगे, उस मशीनरी को बेचेंगे तो कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू आएगी, या फिर हो सकता है वो वापस थोड़ी सी बहुत मशीन को आप काम में ले सकते हैं। अगर उसको बुक्स में दिखानी हो, अभी क्या वैल्यू है? 0, क्योंकि 5 साल में तो उसकी वैल्यू 0 कर दी डेप्रिसिएशन लगा के, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट में अपने पास है मशीन, ठीक है। अगर उसको सेल आउट करते हो, कुछ भी करते हो, शो करके दिखाओगे कि भाई हमने मशीनरी सेल की, जिस वजह से। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स या कोई ऐसी एसेट्स भी है जो पड़ी हुई है जिसका पहले से कभी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसको भी हम क्या करते हैं, अपनी बुक के अंदर दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमें ये दिखानी चाहिए, तो क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अगर उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम बुक के अंदर लिखेंगे, फ़ायदा होगा, तो उस कंडीशन में ये एंट्री होगी या ये एंट्री होगी? ऊपर वाली एंट्री होगी। तो यहाँ हम सन्ड्री एसेट्स की जगह क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स में टाइपराइटर नाम दे दिया या कंप्यूटर नाम दे दिया, तो आप वहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट्स नहीं लिख करके क्या लिखोगे? कंप्यूटर या टाइपराइटर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये हो गई हमारी संपत्ति से संबंधित 3 प्रविष्टियाँ। क्या क्या हो सकती है? वैल्यू बढ़ सकती है, वैल्यू घट सकती है, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में हो सकता है। अब देखते हैं हम लायबिलिटी के बारे में। तो सेम लायबिलिटी के बारे में भी यही पैटर्न चलेगा। अगर आपके पास लायबिलिटी है, ठीक है, लायबिलिटी यानी कि दायित्व। अगर लायबिलिटी हैं, अगर उनमें इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटी दायित्व अगर बढ़ते हैं तो फ़ायदा मानते हैं या नुकसान मानते हैं? नुकसान मानते हैं। तो नुकसान की कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू, किस वजह से हुआ ये नुकसान? लायबिलिटी में इंक्रीज की वजह से हुआ, तो टू सन्ड्री यानी कि जो भी दायित्व हैं उनकी वजह से, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। भाई जिन दायित्वों की वजह से तुम्हें नुकसान हुआ उन दायित्वों को लिखना है। जैसे क्रेडिटर में बढ़ गए, क्रेडिटर पहले 7,000 थे, आपने क्या किया? रीअसेसमेंट किया, क्योंकि दायित्वों का तो रीअसेसमेंट करते हैं, तो रीअसेसमेंट करते ही वो 7,000 से 10,000 हो गए, तो कितने हज़ार का इंक्रीमेंट हो गया? बढ़ गए। तो यहाँ कितना हज़ार लिखेंगे? 3,000 रुपये। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री क्रेडिटर, किस नाम से लिखोगे? किस नाम से लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री क्रेडिटर, अगर नाम दे रखा है तो। नेक्स्ट आता है इसका जस्ट अपोजिट, अगर डिक्रीज हो जाए यानी कम हो जाए, लायबिलिटी आपकी जब कम हो जाती है
तो उस कंडीशन में अपना फ़ायदा हो जाता है। जैसे अब ये कम कैसे होती है मैं बताता हूँ। एक क्रेडिटर है जो हमसे 10,000 रुपये मांग रहा है, ठीक है, कितना मांग रहा है? 10,000 रुपये। और उसने कहा ठीक है आप ऐसा करना, पूरा पेमेंट कर देना, मैं 8,000 में निपटा दूंगा आपको। तो हमारे क्रेडिटर सीधे कम कितने हो गए? फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? इस कंडीशन में फ़ायदा हुआ। कितने हज़ार का? तो क्रेडिटर का हमने जब रीअसेसमेंट किया तो 10,000 से 8,000 पे आ गए। और 10,000 से 8,000 कौन सी कंडीशन में आए कि अगर आप हम उन्हें पूरा पेमेंट कर देंगे तो उनको 10,000 नहीं देना है, कितना देना है? 8,000 रुपये। लेकिन अगर आप 8,000 दे देते हो बिना कुछ किए तो इसका मतलब 2,000 के क्रेडिटर आपके बाकी रहते हैं, इसलिए आपको रीअसेसमेंट करना ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे? जर्नल एंट्री करोगे। सपोज क्रेडिटर की है क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट DR या सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट DR, जो भी क्रेडिटर हैं, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया? फ़ायदा हो गया। अगर 2,000 है तो 2,000 का फ़ायदा लिखना है, हमें 8,000 और 10,000 नहीं लिखना है। क्लियर है? अब तीसरी चीज़ वही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी होती है। जैसे अनरिकॉर्डेड असेट्स होती है वैसे ही क्या होती है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी होती है। या फिर कभी ये कैसी है और रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है? जैसे किसी ने क्लेम कर दिया, किसी ने केस कर दिया, कोई प्रोविज़न बनाना पड़ गया अचानक, तो उन वजह से लाइबिलिटी अचानक बढ़ जाती है भाई। जैसे एक केस है, मान लो विचाराधीन चल रहा है कोर्ट के अंदर, है ना, किसी कंज्यूमर ने कोर्ट में केस कर रखा है। फिर क्या हुआ? उस कंज्यूमर जीत गया। अब 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी मुआवजा है उसको, मानसिक क्षति जो भी है, शारीरिक या फिर उसकी जो भी मानहानि का खर्चा है, वो उसको अचानक देना पड़ गया, तो देना पड़ेगा हमें। तो वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी बढ़ा देगा। तो इसका मतलब हमारे लिए प्रोविज़न है, लाइबिलिटी है, उनके अंदर क्या है? अचानक वृद्धि हो जाती है। तो क्या करेंगे? एंट्री करेंगे, बढ़ जाती है तो DR वाली एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू प्रोविज़न फॉर लाइबिलिटीज़। प्रोविज़न समझते हो? जो भी प्रोविज़न है उनके अंदर भी अगर बढ़ रहे हैं, प्रोविज़न जब भी बढ़ते हैं तो अपने को नुकसान होता है, ठीक है। तो प्रोविज़न बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू प्रोविज़न फॉर जो भी हैं, ठीक है, जिनके लिए प्रोविज़न यानी प्रावधान बनाए जाते हैं। तो अभी तक अपनी कितनी एंट्री हो गई? 6 कंप्लीट। अब लास्ट में क्या होता है? या तो आपको रिवोल्यूशन पे फ़ायदा होगा या रिवोल्यूशन पे नुकसान होगा। फ़ायदा और नुकसान जो होता है उसकी भरपाई कौन करता है? पार्टनर्स। फ़ायदा होगा तो पार्टनर्स को मिलेगा और लॉस होगा तो पार्टनर्स से वसूल करेंगे। तो रिवोल्यूशन में जब भी अपने यहाँ देखा है कि लॉस होता है तो रिवोल्यूशन को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट होता है तो रिवोल्यूशन को क्रेडिट करते हैं। ये सारी एंट्रियाँ करने के बाद जब हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट के अंदर 2 ही चीज़ें होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। रिवोल्यूशन पे रिवोल्यूशन का या तो प्रॉफिट होगा या रिवोल्यूशन का लॉस होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। तो डेबिट में किसका नाम लिखा जाएगा? रिवोल्यूशन अकाउंट का। क्लियर है? क्या लिखेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट को DR किया जाएगा। और अगर प्रोविज़न ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं? रिवोल्यूशन के अंदर अगर आपके लॉस है तो लॉस की कंडीशन में क्या करेंगे? पार्टनर से वसूल करेंगे। तो पार्टनर से वसूल करेंगे, क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवोल्यूशन अकाउंट। समझ में आ गया? ये थी जर्नल एंट्री जो आपको याद करनी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं और फिर अकाउंट बनाना है। तो देखो इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट का। रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। अब रिवोल्यूशन अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा लॉसेस आएंगे, नुकसान वाली चीज़ें लिखी जाती है। और क्रेडिट साइड में कौन सी चीज़ें लिखी जाती है? फ़ायदे वाला इंक्रीमेंट वाली चीज़ें लिखी जाती है। सपोज कैसे है? अगर मान लो बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से 1,20,000 हो गई तो फ़ायदा हुआ कितने का? 20,000। किस साइड लिखूँ? क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखूँगा? बाय बिल्डिंग, ठीक है। 20,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी तरफ से। फिर उसके बाद मशीनरी की वैल्यू 1 लाख से 1,70,000 वैल्यूएशन किया गया। 1 लाख की थी, वैल्यूएशन 1,70 किया गया, तो 70,000 मशीनरी में इंक्रीमेंट हुआ। ये हो सकता है खरीदी हो, मशीनरी की वैल्यू बढ़ती नहीं, हो सकता है मशीनरी खरीदी हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ? बाय मशीनरी कितना? 70,000 रुपये, ठीक है।
फिर उसके बाद क्रेडिटर, समझते हो क्रेडिटर? क्रेडिटर का वैल्यू है 70,000 यानी 70,000 रुपये, जिसका अभी वैल्यू किया गया है 50,000 पर, 50,000 पर। तो क्या हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान? 70 से 50 पे क्रेडिटर हो गए, नुकसान हो गया। 70,000 के क्रेडिटर थे और 50,000 के हो गए, फ़ायदा हुआ कितने का? 20,000 रुपये का। तो बाय क्रेडिटर कितने का? 20,000 रुपये का। ठीक है, और समझना, लैंड है, ज़मीन है अपने पास 2 लाख रुपए की, कितने की? 2 लाख रुपए की। उसका रिवैल्यू जब किया है तो 1.5 लाख रुपए हो गया है, हालांकि होता नहीं है लेकिन हो गया 1.5 लाख रुपए। तो 50,000 का फ़ायदा हो गया। पहले 2 लाख की थी, आज रिवैल्यू किया है तो 1.5 लाख रुपए हो गई, 1,50,000 हो गया। तो क्या हुआ, 50,000 का लॉस हो गया। तो किधर लिखेंगे 50,000 के लॉस को? टू लैंड अकाउंट 50,000 रुपये। सपोज इस तरह से सारे एडजस्टमेंट होंगे। जो भी आपके प्रोविजंस हैं, जैसे प्रोविज़न आपके 10,000 से 15,000 हो गए, प्रोविज़न कितने हैं? 10,000 से 15,000 हो गए, तो 5,000 का लॉस हुआ, प्रोविज़न बढ़ गए, तो 5,000 का लॉस हुआ तो 5,000 इधर लिख देंगे। टू प्रोविज़न फॉर, जो भी हैं जिसके लिए प्रोविजंस आगे आएंगे क्वेश्चन में, वो प्रोविजंस। ठीक है, अब इस तरह से देखो आपके क्रेडिट साइड में कितनी टोटल हो रही है? 70, 80, 90 और 20, 1,10,000। 1,10,000 तो आपके क्रेडिट साइड में हो रहे हैं, जबकि डेबिट साइड में कितने हो रहे हैं? 55,000। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आया? 55,000 रुपये का, जो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि X, Y, Z जो भी हैं उनके अंदर उनके रेशो में ये 55,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये था अपना रिवोल्यूशन अकाउंट का नमूना यानी कि फॉर्मेट। ठीक है, आ गया समझ में? तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।